तो चलिए स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग आ गए हैं पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उतना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मूल अधिकार लेके। ये टॉपिक मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो है ही सिलेबस में, और प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट पहुंचते हैं अपन मूल अधिकार। इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार होते क्या है, किसको प्राप्त होते हैं? अधिकार जो है ये व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को, और किसके विरुद्ध? सरकार के या राज्य, समझ लीजिए सरकार या राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। अब राज्य के विरुद्ध क्यों है ये? राज्य के विरुद्ध इसलिए है ताकि राज्य व्यक्तियों के या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके या मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके। ठीक है, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, मतलब व्यक्तियों को, यानी देश में, जब भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो भारत के नागरिकों को या भारत में रहने वाले लोगों को, जैसे कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो नागरिकों के अतिरिक्त यानी जो विदेशी नागरिक होंगे उनको भी प्राप्त होते हैं। किसके विरुद्ध? राज्य। सामान्य भाषा में समझिएगा, राज्य से मतलब होता है सरकार के विरुद्ध, ताकि सरकार नागरिकों के या व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण न करे। ठीक है, भारत में ये मौलिक अधिकार जो हैं ये कहां से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, यूएसए के संविधान से। और यूएसए यानी अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। ठीक, अब भारत में या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां पर है? तो ये है भाग 3 में। अनुच्छेद कहां कहा? तो 12 से लेके 35, आर्टिकल 12 to 35, यहां पे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अच्छा, इसीलिए चूंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक, मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र। चूंकि भाग 3 में अधिकार ही तो दिए गए हैं, कौन से अधिकार? जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं, जिनको मौलिक अधिकार कहा गया है। तो ये हो गया भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक, अब चलते हैं सीधे अपन कि 12 से 35 में हो गया, भाग 3 में हो गया, कितने मौलिक अधिकार हैं? तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। FR लिख दिया मैंने, फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वर्तमान में 6 ही हैं। तो एक मौलिक अधिकार कौन सा गायब हो गया? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार कैसे गायब हुआ? 44वें संशोधन से। 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसलिए अब वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। अब ये 6 मौलिक अधिकार, इनका वर्णन 12 से 35 में कैसे कैसे है? तो देखिए, नंबर 1 पहला अधिकार है समानता का अधिकार, या इसी को कहीं कहीं समता का अधिकार, बात वही है, समानता। शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये कहां से कहां तक है? ये है 14 से लेके 18 तक। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक समता का अधिकार है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 18 तक हो गया है, तो 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आर्टिकल 22 तक की तो बात हो ही गई है। तो ये जो है ये 2 ही अधिकार हैं, या 2 ही अनुच्छेदों में इनका वर्णन है, 23 और 24। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर अगला अधिकार संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हो जाएगा आर्टिकल 29 और 30। 5 हो गए, एक बचा अंतिम, तो ये है संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। ठीक, ये है आर्टिकल 32 में। ये 6 मौलिक अधिकार हो गए। अब आगे इनको सबको हम लोग बारी बारी से समझेंगे, अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है। सीधे चलते हैं अपन आगे। अब देखिए, बात तो हमने यहां से 14 से स्टार्ट किया है, 12-13 में क्या है तो अपन देखते हैं कि आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा की बात की गई है। राज्य की परिभाषा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो अधिकार हैं ये व्यक्ति को प्राप्त ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध हैं। तो ये जानना हो तो जरूरी है कि जिसके विरुद्ध है वो है कौन। तो राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा के अनुसार राज्य में किन किन संस्थाओं को शामिल किया जाता है। तो देखिए, पहले नंबर पे है केंद्र सरकार व संसद। ठीक, ये केंद्रीय स्तर की बात हो गई। दूसरे में आ जाइए राज्य सरकार। अब संसद की जगह क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल। ठीक, अब आ जाएंगे तृतीय स्तर पर, यानी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में कौन कौन आता है? ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं। और लास्ट में आ जाएगा राज्य की सरकार। नहीं लिखता हूं, राज्य ही लिखता हूं। राज्य की एजेंसी। इसका क्या मतलब है? ऐसी कोई भी संस्था जो राज्य की एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है वो भी राज्य ही मानी जाएगी, भले ही वो संस्था निजी ही क्यों ना हो। तो ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्या बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 13 बोल रहा है कि मूल अधिकारों को न्यून, चलिए बता देता हूं ऐसे ही, मूल अधिकारों को न्यून करने वाली यानी कम करने वाली या छीनने वाली सभी विधियां शून्य होंगी। कहने का मतलब राज्य ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता हो या पूर्ण रूप से उनको छीन लेता हो। अगर राज्य ऐसी कोई विधि बना भी देता है तो न्यायालय द्वारा उसको निरस्त कर दिया जाएगा। अब सीधे चलते हैं हम लोग आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14 से ही समता का अधिकार भी स्टार्ट हुआ है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसमें जो ऊपर वाला है यानी विधि के समक्ष समता, ये लिया गया है यूके ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। विधि के समक्ष समता को इंग्लिश में क्या है, क्या बोलते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ। और विधियों का समान संरक्षण को बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों को समझेंगे हम लोग कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जो विधि के समक्ष समता है इसको नकारात्मक संकल्पना बोला जाता है। अब नकारात्मक संकल्पना क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि इसका अर्थ होता है विधि के सामने किसी भी व्यक्ति के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। ठीक, समझ गए? कानून का राज होगा, कानून के नजर में सभी एक होंगे, यही कहना चाह रहा है। किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। और दूसरी जो चीज है यानी विधियों का समान संरक्षण, ये क्या बोलता है? इसको सरल भाषा में अगर सीधे सीधे मैं बोलूं तो इसका मतलब है समानों में समान व्यवहार। समानों में समान व्यवहार और किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, दोनों में अंतर क्या है? यहां पे समझेंगे इसको। विधि के समक्ष समता यानी जब कानून जो है, कानून की नजर में सभी कोई समान होंगे, वो कोई भी निर्णय देगा तो कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जबकि ये क्या बोल रहा है कि भेदभाव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि समान परिस्थितियों में समान कानूनों का प्रयोग होगा। अगर परिस्थितियां असमान है तो असमान कानून ही प्रयोग में लाए जाएंगे।
इसका एक उदाहरण समझ सकते हैं आप, जैसे भारत में आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण की व्यवस्था आप देखेंगे तो समान व्यवहार तो नहीं किया गया है, किसी के पास आरक्षण है किसी के पास नहीं है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ कैसे, यहाँ पे ये समानों में समान व्यवहार। चूंकि आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग में भारी असमानता है, इसलिए एक वर्ग जो सामाजिक रूप से पिछड़ा रह गया है उसको बराबरी के स्तर में लाने के लिए कुछ विशेषाधिकार दे दिए गए हैं। यही होता है समानों में समान व्यवहार। या और सरल मैं कर दूं इसको, ऐसा समझिएगा कि कोर्ट में कोई दो व्यक्ति आए हैं, दोनों ने मर्डर किया हुआ है ना, लेकिन एक व्यक्ति ने लूट के उद्देश्य से मर्डर किया है और एक ने आत्मरक्षा के उद्देश्य से। तो अब अगर ये वाला हो जाएगा विधि के समक्ष समता, मैंने कानून में अपने आंखें पट्टी बांध ली और अब बोल रहा है कि सब समान है, तुमने मर्डर किया तुमने मर्डर किया, दोनों जाओ फांसी पर चढ़ जाओ, ऐसा नहीं है, दोनों की परिस्थितियां भिन्न है। तो वहां पे क्या होगा, समानों में समान व्यवहार। ठीक है, यही है आर्टिकल 14। अब आगे चलते हैं, मिटा देता हूं इसको, फिर आगे देखते हैं। चलिए आर्टिकल 15 में आ गए हैं। आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 एक क्या बोलता है, देखिए शॉर्ट में लिखा है मैंने, होगा कैसे, राज्य अपने किसी नागरिक से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो याद रखिएगा ये आधार जो है ये 5 है। भेदभाव कौन नहीं करेगा, ये तो पता ही है कि राज्य नहीं करेगा। और किससे नहीं करेगा, तो ये भी याद रखिएगा कि ये अधिकार जो है ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, जो भारत के गैर नागरिक हैं उनको प्राप्त नहीं है। यानी राज्य गैर नागरिकों से भेदभाव कर सकता है। ठीक, अब इसका यहां तो बोल दिया कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब आगे इसका अपवाद है आर्टिकल 15(3) में क्या बोल रहा है, राज्य स्त्रियों या महिलाओं व बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 15(1) में क्या लिखा था कि राज्य इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी सैद्धांतिक तो बता दिया भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन कहां भेदभाव नहीं करेगा, तो व्यवहारिक पक्ष दिखाई देगा आर्टिकल 15(2) में। कहां भेदभाव नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थलों में, दुकानों में, होटलों में, भोजनालयों में, मनोरंजन स्थलों में। ठीक है, कोई ऐसा सार्वजनिक स्थल में सभी कुछ आ जाएंगे, मान लीजिए कोई पानी भरने का कोई स्रोत है और मनोरंजन स्थल में कोई पार्क हो गया, कोई टॉकीज, कोई सिनेमा, इस तरह की हर जगहों में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। किससे, यहाँ भी बात वही है कि ये नागरिक, ये आर्टिकल 15(16) जो है पूरा केवल नागरिकों के लिए ही है, गैर नागरिकों के लिए नहीं, है ना। जैसे किसी पार्क में जाते होंगे आप लोग, देखे होंगे जो गवर्नमेंट संचालित करता है, या किसी नेशनल पार्क में, कोई भी ऐसी जगह पे जो सरकार द्वारा संचालित है, वहां आप देखेंगे कि टिकट लिखा रहेगा अगर हम लोगों के लिए यानी भारत के नागरिकों के लिए 15 रुपए और विदेशियों के लिए लिखा रहेगा 250 रुपए 300 रुपए। उनसे ज्यादा वसूल नहीं है सरकार, उनसे ज्यादा वसूल नहीं है, इसीलिए ये अधिकार नागरिकों को ही प्राप्त है, उनको प्राप्त है ही नहीं गैर नागरिकों को, इसलिए उनसे सरकार ज्यादा ले रही है। ठीक है, आर्टिकल 15(4) में आ जाइए। इसमें क्या बोल रहा है राज्य कि राज्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग या SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक, आर्टिकल 15(5) विशेष प्रावधान कर सकती है, सरकार ने विशेष प्रावधान कर दिया। कब किया, ये 93वां संशोधन 2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST व OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। फिर आगे बढ़िए। अच्छा ठीक है, ये जो आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है इसका एक अपवाद है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो है यहाँ पे आरक्षण देना मतलब यहाँ पे व्यवस्था आरक्षण की नहीं होगी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में, बाकी जितने भी हैं उनमें तो सरकार कर सकती है। फिर देख लीजिए अंतिम में आर्टिकल 15(6) जो बहुत बाद में जुड़ा है 2019 में 103वें संशोधन द्वारा, अभी ये जो सरकार है यानी मोदी जी की सरकार, उनके द्वारा लाया गया था ये संशोधन, और ये क्या कर दिया गया, EWS के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको भी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में केवल जनरल कैटेगरी के छात्र आएंगे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है।
ये जो पहले से आरक्षित वर्ग हैं, ये वर्ग इस ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं किया जाता है। ये हो गया आर्टिकल 15। अब देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन यानी सामान्य सी भाषा में समझिए, सरकारी नौकरी में सभी लोगों के लिए समान अवसर होंगे। ठीक, अब इसका फिर से व्यवहारिक पक्ष समझा रहा है क्या, कि राज्य अपने नागरिकों में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान व निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार आर्टिकल 15 वाले ही हैं, 2 आधार और बढ़ गए हैं इसमें, उद्भव जो कि उसमें नहीं था और निवास। तो आर्टिकल 16 में याद रखिएगा कि 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है, जबकि 15 में 5 आधारों पर। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहीं से अपवाद चालू हो जाएंगे। यहां तो बोल दिया भेदभाव नहीं करेंगे। अब देखिए आर्टिकल 16(3) क्या बोलता है, पिछड़े क्षेत्रों में छोटी नौकरियों में निवास आधारित आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। किसके द्वारा, ये भी याद रखिएगा, संसद के द्वारा। ठीक, अब आ जाइए फिर अगला जो अपवाद है, आर्टिकल 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए, ये क्या था, पिछड़े क्षेत्रों में निवास आधारित आरक्षण। फिर अब आ गया पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16(5) क्या कह रहा है, धार्मिक संस्थानों में धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। यानी कोई धार्मिक संस्था है जैसे कि जामा मस्जिद, यहाँ के सारे जो कर्मचारी हैं वो मुस्लिम समुदाय से ही होते हैं। क्यों, ताकि उस मस्जिद या उस संस्था के अंदर सौहार्द बना रहे, कोई ऐसी विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। ठीक है, इसी प्रकार बालाजी जो मंदिर है वहाँ पे भी जितने भी कर्मचारी या जितने भी लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे हिंदू होते हैं। ठीक है, और अंतिम में यानी कि 16(6) ये वही है, 103वें संशोधन से जोड़ा गया है 2019 में। वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था थी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक, अब कुछ फैक्ट बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कुछ पुराने ऐतिहासिक कि आरक्षण की व्यवस्था SC ST के लिए तो शुरू से थी, OBC के लिए आरक्षण की कब व्यवस्था आई और कैसा कैसा क्या क्या चीजें हुई। ठीक, तो पहला जो OBC आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये काका कालेलकर आयोग है जिसका गठन किया गया था 1953 में। ठीक ने, इसका काम क्या था कि पिछड़े वर्ग की पहचान करना कि पिछड़े वर्ग या पिछड़ा है कौन। तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें इन्होंने पिछड़ेपन का आधार सिर्फ जाति को नहीं माना है। मतलब कि इन्होंने ये कहा कि सिर्फ जाति से फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि कई ऐसे जातियां हैं जो कि पिछड़ी नहीं है या क्षेत्रों में अलग, इस क्षेत्र की वही पिछड़ी जाति बहुत समृद्ध है और किसी दूसरे क्षेत्र की वही पिछड़ी जाति बहुत ही अभाव में जी रही है। तो पिछड़ेपन का आधार सिर्फ जाति को नहीं माना, इनकी सिफारिशें भी नहीं मानी गई। उसके बाद दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1978 में गठित किया गया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, मंडल कमीशन या मंडल आयोग नाम था इनका, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। इन्होंने क्या रिपोर्ट दी, पिछड़ेपन का आधार जाति को मान लिया और इनकी रिपोर्ट के अनुसार ही या इनकी सिफारिशों को 1990 में लागू कर दिया गया। पूरी सिफारिशों को नहीं, लेकिन बहुत सारी सिफारिशों को। और 1990 में VP सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने इसको लागू किया और OBC के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। तो यहां से स्टार्ट हुई है 27% आरक्षण की व्यवस्था 1990 से। ठीक, अब एक चीज और जानते होंगे या सुना होगा, OBC के लिए क्रीमी लेयर मानी जाती है। क्रीमी लेयर यानी कि एक मुश्त एक राशि तय कर दी जाती है कि जिसकी भी इनकम, जिस OBC वर्ग की इनकम इतनी राशि पर एनम प्रति वर्ष से अधिक है वो क्रीमी लेयर में हो जाएंगे, और जब क्रीमी लेयर में हो जाएंगे तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो क्रीमी लेयर की अवधारणा या सिद्धांत है ये 1993 में आया है, रामनंदन प्रसाद, इन्होंने क्रीमी लेयर के सिद्धांत को दिया था। फिर आरक्षण की सीमा 1992-93 से सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कर दी गई है कि अधिकतम आरक्षण 50% ही हो सकता है, अधिकतम, इससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, और ये दोनों जो निर्णय आए हैं किस किस वाद में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है।
इंदिरा साहनीवाद 1992 और दूसरा है बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद 1993। ठीक, अब एक लास्ट चीज और याद रखिएगा कि आरक्षण की जो व्यवस्था है इसका न्यायिक पुनराविलोकन किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आर्टिकल 16। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल में। देखिए, अब स्वतंत्रता नहीं, समता के अधिकार में दो ही आर्टिकल बचे हैं, 17 और 18। 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो ये जो आर्टिकल है ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है और इसी आर्टिकल के कारण ही एक कानून बनाया गया है ना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। कब बना था ये? 1955। ठीक है, बाद में इसका नाम बदल के शायद सुना हो आपने, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो ये वही बना है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया आर्टिकल 17 से। अब आर्टिकल 18 जो है ये बात कर रहा है उपाधियों का निषेध, यानी शैक्षिक व सैन्य उपाधियों को छोड़कर राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर विदेश से, राज्य तो नहीं दे रहा है ठीक है कोई उपाधि, लेकिन कोई व्यक्ति को अगर कोई विदेश से कोई उपाधि मिल रही है तो भी वो भारत का अगर नागरिक है तो नहीं ले सकता। भारत का नागरिक अगर नहीं है, भारत में रह रहा है, भारत सरकार के अधीन कोई काम कर रहा है और उसको अगर वो उपाधि लेनी है तो उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी और उसके उपरांत ही वो उस उपाधि को ग्रहण कर सकता है। अच्छा, इसमें एक रोचक तथ्य और है कि 1978 में इसको क्या बोलते हैं, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कारों पर, यानी कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जितने भी पुरस्कार हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और प्रतिबंध का कारण क्या बताया था? जनता दल की सरकार थी इस टाइम पे 1978 में। इन्होंने बोला कि आर्टिकल 18 जो बोल रहा है ये उपाधियों का निषेध है और कैसे आप ये सब दे रहे हैं पद्म पुरस्कार। ये जितने भी पुरस्कार थे यानी कि भारत रत्न से लेके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये स्टार्ट किए गए थे 1954 से और बंद कब कर दिए गए? 1978 में। इसके बाद मामला पहुंचा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, एससी ने क्या निर्णय दिया कि भैया ये क्या है, ये सम्मान है, उपाधि नहीं। ठीक, और उसके बाद जब ऐसा निर्णय आ गया तो 1980 से ये पुरस्कार फिर से लगातार दिए जा रहे हैं। तो ऐसा समझिएगा, सम्मान, टाइटल और अवार्ड। टाइटल यानी उपाधि, तो टाइटल का निषेध है लेकिन अवार्ड का कोई दिक्कत नहीं है, अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका समता का अधिकार के सभी आर्टिकल। अब आगे देखेंगे हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, उसके पूरे आर्टिकल।